चलिए आज मौर्य वंश को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मौर्य वंश का समय कितना है। तो इसका समय 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। यानी मौर्य वंश का समय कितना है? 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। अब देखेंगे कि इस वंश की स्थापना किसने किया था। तो इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास जानने से पहले हम इस वंश का स्रोत जानेंगे। तो इस वंश को जानने के लिए 3 स्रोत है। पहला साहित्यिक स्रोत, पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत, विवरण से प्राप्त स्रोत, और तीसरा पुरातत्व संबंधी स्रोत। तीसरा पुरातत्व संबंधी स्रोत। इन्हीं 3 स्रोतों के माध्यम से आप मौर्य वंश का इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में आपके लौकिक साहित्य हो गए, लौकिक साहित्य। दूसरा बौद्ध धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य। और तीसरा जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य। सबसे पहले हम जानेंगे लौकिक साहित्य। जैसे धार्मिक ग्रंथों में हम देखें तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और लौकिक साहित्यों में कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, सोमदेव की रचना कथा सरित सागर, महर्षि पातंजलि की रचना महाभाष्य, क्षेमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी, सोमदेव की रचना कथा सरित सागर। और मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। इन रचनाओं में मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो हम देख लेंगे यहाँ देख लेंगे बाबू। पहले आप लौकिक साहित्य को उठाकर देखेंगे तो पहला कौटिल्य की रचना, एक बार और पुनरावृत्ति कर लीजिए। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है साहित्यिक स्रोतों में, क्योंकि इसमें मौर्य वंश का जो प्रशासन है उसके विषय में जानकारी मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक ना। उसके बाद सोमदेव की रचना कथा सरित सागर, सोमदेव की रचना कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में भी मौर्यों के विषय में हमें जानकारी मिलती है और इसमें मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के विषय में जानकारी मिलती है। बिंदुसार के जन्म के विषय में जानकारी मिलती है कि बिंदुसार का जन्म कैसे हुआ था। इसमें एक बहुत रोचक, यानी उसमें सोमदेव ने कथा सरित सागर में लिखा है कि बिंदुसार का जब जन्म हुआ था तो बकरी के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी दुर्धरा थी
अचानक एक दिन वो प्याले में जो दूध रखा था उसमें जहर मिला दिया गया था, उसको पी ली थी, और जिस कारण से गर्भ पर उस बालक के गर्भ यानी दुर्धरा के गर्भ पर प्रभाव पड़ा था। ठीक ना। किसी तरह शल्य चिकित्सा के माध्यम से उस बालक को बचा करके उस गर्भ से निकाल करके बकरी के गर्भ में स्थापित करके उसका जन्म समयानुसार कराया गया था। यानी चाणक्य, मैं इसके विषय में बता रहा हूँ, चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य को विंध्य पर्वत श्रेणियों में खेलते हुए जनजातियों से पाया था, उस समय उस बालक को लेकर के गया अपने यहाँ, तक्षशिला लेकर के गया था, इसमें ही लिखा गया है, और वहाँ ले जा कर के बहुत योग्य बनाया था, और उसको दूध में प्रतिदिन जो है कि नहीं हल्का जहर देता था, ताकि शत्रु यानी विरोधी दल का कोई अगर तीर चला देता है और उसको लग जाता है, तो पहले जो तीर से वार किया जाता था तो तीर के नोक पर जो है कि नहीं जहर रहता था, तो इसलिए पहले से ही उसको आदि बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, कि अगर इसको तीर अगर लग जाए तो उसमें जो जहर है उसका प्रभाव इस बालक पर नहीं पड़ेगा। उसका शादी भी हो गया था, लेकिन अचानक जो है कि नहीं वो दूध का प्याला जो है एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो दुर्धरा थी वो पी ली थी, और गर्भ में बिंदुसार था, तो उस बालक को, दुर्धरा तो मर गई लेकिन उस बालक को बचा लिया गया और बकरी के गर्भ में जो है स्थापित करके उसको समयानुसार जन्म कराया गया। तो कथा सरिसागर भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। बिंदुसार का इतिहास इसमें मिलता है। ठीक ना। और बिंदुसार किस वंश का था? मौर्य वंश का था। तीसरा स्रोत साहित्यिक स्रोत में आप देखेंगे, यानी क्षेमेंद्र की रचना क्षेमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। चौथी रचना महर्षि पातंजलि की रचना महाभाष्य, पातंजलि की रचना महाभाष्य, यानी महाभाष्य में भी मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। ठीक ना। उसके बाद हेमचंद्र की रचना प्रशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में भी मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। और साहित्यिक स्रोतों में छुआ आपका यानी कौटिल्य हो गए, अर्थशास्त्र हो गया। एक बार और देखिए, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, सोमदेव की रचना कथा सरिसागर, क्षेमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी, पातंजलि की रचना आपका महाभाष्य, हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन। यानी इन साहित्यों से हमें मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और विशाख दत्त की रचना, एक रचना और है विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में भी मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। जैसे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, और वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक ना। तो ये आपका जो है कि नहीं यानी साहित्यिक स्रोत हो गए। अब देखेंगे बौद्ध धर्म के साहित्य। तो बौद्ध धर्म के साहित्य में इसको मिटा दें, बौद्ध धर्म के साहित्य में बाबू देखेंगे, इसमें दीप वंश है, दीप वंश, महावंश, महावंश, महाबोधिवंश टीका, महाबोधिवंश टीका, दिव्यावदान, दिव्यावदान। तो ये आपके बौद्ध धर्म के साहित्य हैं जिनमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। जैसे दीपवंश महावंश से ज्ञात होता है कि मौर्य वंश का सम्राट अशोक जो था वह पाटलिपुत्र में, उसी के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी।
ठीक ना। और दिव्यावदान से भी ज्ञात होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी, आपको पता होना चाहिए कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उसको उपगुप्त नामक जो है कि नहीं व्यक्ति ने, बौद्ध भिक्षु ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक ना। तो इन रचनाओं से मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जैन धर्म के साहित्य के में देखेंगे आप तो आपका परिशिष्ट पर्वन है। क्या है? परिशिष्ट पर्वन है, कल्प सूत्र है, यानी इसमें भद्रबाहु की रचना, जैन मुनि है। भद्रबाहु कौन है? जैन मुनि है, जैन संत हैं। इनकी रचना कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र, यानी इस रचना से भी मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। और दूसरा हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। तो ये आपके साहित्यिक स्रोत हुए जिनके द्वारा हम मौर्य वंश का इतिहास जानते हैं। अब देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत, यानी कौन कौन से विदेशी हैं जो मौर्य वंश के विषय में जानकारी दिए हैं, उन्हीं के विषय में आप जानेंगे। तो विदेशी यात्रियों में जैसे आपके स्ट्रोबो है, जस्टिन है, कार्टियस है, डायोडोरस है, हाँ, अनेस्क्रिस्टस है, अरिस्टोबुलस है, नियार्कस है, हाँ, और मेगास्थनीज है। यानी इतने यात्रियों ने मौर्य वंश के विषय में बताया है, जानकारी दिया है। तो इसमें देख लेंगे विदेशी यात्रियों में जो यूनानी यात्री हैं, यानी यूनानी यात्री, जो यूनानी यात्री आए थे उनके द्वारा हमें यानी मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। जैसे इसमें स्ट्रैबो, जस्टिन, कार्टियस, नियार्कस, प्लूटार्क, आनेस्क्रिस्टस, अरिस्टोबुलस, प्लेनी, मेगास्थनीज, यानी यूनानी इतने यात्री हैं जिनके द्वारा हमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है, जानकारी मिलती है इनसे। जैसे आपका मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया और सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो उसके साथ जो यात्री आए थे आनेस्क्रिस्टस, अरिस्टोबुलस, हाँ, तो ये भी जानकारी देते हैं। तो ये विदेशी यात्रियों में, विदेशी विवरणों में यूनानी यात्री को केवल देखना है और इनके द्वारा हमें इस वंश के विषय में, मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब पुरातत्व संबंधी स्रोत हम देखेंगे। तो पुरातत्व संबंधी स्रोत में अशोक के अभिलेखों से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे भाभरू अभिलेख से ज्ञात होता है अशोक स्वयं को क्या कहता है कि मैं मगध का राजा हूँ, यानी स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। ठीक ना। उसके बाद रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी ज्ञात होता है। रुद्रदामन जो शक शासक थे, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास मिलता है और सुदर्शन झील के विषय में भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक ना। तो ये आपके पुरातत्व संबंधी स्रोत भी हो गया। तो इसमें दिखा देंगे पहला अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख। दूसरा, उसके बाद इस समय जो मुद्राएं चलाई गई थी उससे भी ज्ञात होता है, मौर्यों का इतिहास मिलता है। जैसे पर्ण मुद्रा है, मासक है, काकड़ी है, हाँ, मौर्य काल की जो मुद्राएं हैं, आहत सिक्के हैं जिसको पंचमार कहते हैं,
उन सिक्कों से भी मौर्यों का इतिहास मिलता है। तो अशोक का अभिलेख हो गया, उसके बाद सिक्कों में देख लेंगे मासक है, सिक्कों में मासक, ये मौर्यकालीन मुद्रा है। काकड़ी, मानक जो मुद्रा थी पर्ण थी, यानी मौर्य काल की मानक मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण। ये प्रश्न यानी पेपरों में बनता है कि मौर्यों का मानक मुद्रा कौन थी? तो पर्ण चांदी धातु में बनाई गई थी, ठीक ना। ये तांबे धातु में काकड़ी थी, ठीक ना। मासक भी तांबे धातु की थी और पर्ण चांदी धातु में बनाई गई थी। और ये लेन देन में ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग होने वाली मुद्रा थी। मानक मुद्रा का मतलब यानी लेन देन में जो मुद्रा जो है सबसे अधिक प्रचलित होती है उसको मानक मुद्रा कहते हैं। तो मौर्य काल की जो मानक मुद्रा थी पर्ण थी और चांदी धातु में बनाई गई थी। उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो ये पुरातत्व संबंधी स्रोत से आपके मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। अब हम देखेंगे कि इस वंश की स्थापना किसने किया। इस वंश की स्थापना मिटा दें। तो इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का समय 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है। भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। प्रश्न उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के विषय में हमें जानकारी नहीं मिलती है। सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारतीय राजाओं को एकत्र करने के लिए तक्षशिला के आचार्य चाणक्य वो भारतीय राजाओं को एकत्र करने के लिए वो मगध गया। और उस समय नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद मगध का राजा था। और वह राजाओं से, भारतीय राजाओं से मिलकर के चाणक्य यही कहना चाहते थे कि भारत संकट में है, आप लोग पोरस की सहायता कीजिए। लेकिन घनानंद उनकी बात को नहीं सुना, दरबार में गए, उनके बातों को नहीं सुना। और जब मगध से वापस चाणक्य लौट रहे थे तो रास्ते में विंध्य पर्वत श्रेणियों में उस बालक को, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा बाद में, उस बालक को जनजातियों के साथ खेलते हुए देखा था चाणक्य। और देखा तो उसके अंदर योग्यता देखा, उसके अंदर तेज उसने पाया चाणक्य ने। और उसने अपने मन में सोचा कि ये तो बहुत होनहार बालक है। इसलिए उसने 1000 कर्षापण मुद्रा देकर के वो जनजातियों से पूछता है कि यह किसका बालक है। जनजातियों से पता चला कि उसके माता पिता के विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं, उसके विषय में पता नहीं है। तो जनजातियों से वो बात करके 1000 रुपया कर्षापण दे करके उस बालक को खरीद लिया और उस बालक को तक्षशिला ले गया और उसको बहुत योग्य बनाया। हर माने में उसको योग्य माना, शस्त्र अस्त्र दोनों शिक्षाएं उसको दी थी। और चाणक्य के सामने 2 ही लक्ष्य था, एक तो घनानंद कांत और दूसरा पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों को बाहर खदेड़ना। और यही हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उनका कब जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का कब जन्म हुआ था, इसके विषय में भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के राजा, अंतिम राजा घनानंद
को पराजित किया, उसकी हत्या कर दिया। और दूसरा कार्य, पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ा। चंद्रगुप्त का साम्राज्य, अब थोड़ा देख लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं साम्राज्य विस्तार किया था, साम्राज्य विस्तार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, ये जान लीजिए उस समय के भारत, ठीक ना, ये उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया और पश्चिमी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर के, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक था, उत्तरी कर्नाटक विस्तृत था। यानी उत्तर में, उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से लेकर के उत्तरी कर्नाटक तक, और पूर्वी जो क्षेत्र था ये बंगाल से लेकर फारस ईरान तक, फारस ईरान तक उसका साम्राज्य विस्तार था। हाँ, उत्तर से ईरान का ही पुराना नाम है फारस। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस है। तो कश्मीर से उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो कश्मीर से उत्तरी कर्नाटक तक, और पूरब से पश्चिम देखेंगे तो बंगाल से लेकर के फारस तक उसका साम्राज्य विस्तृत था, ठीक ना। अब जब वो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो प्लूटार्क ने लिखा है कि 6 लाख सेनाओं को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। प्लूटार्क ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेनाओं को लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। यानी जब पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उस समय आपके सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में, यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। तो उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर बना था। उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? सेल्यूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी बना था। तो पश्चिमोत्तर भारत पर जब आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देख करके सेल्यूकस निकेटर संधि कर लिया। यानी सेल्यूकस निकेटर क्या किया? 305 ईसा पूर्व में संधि कर लिया। और दोनों के बीच जो संधि हुई उसका उल्लेख यूनानी लेखक एपियानस ने किया है। यानी दोनों के बीच जो संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में, तो उसका उल्लेख किसने किया है? एपियानस ने किया है। और संधि की शर्तें निम्न थी। जो विजित क्षेत्र था, जैसे एरिया, कंधार, हाँ, जेड्रोसिया, है ना, काबुल, कंधार, ये जो यूनानियों के कब्जे में हो गया था, उन क्षेत्रों को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को वापस कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य उसको उपहार स्वरूप 500 हाथी भेंट स्वरूप दिया था। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। कहीं कहीं चारकोलिया नाम मिलता है, लेकिन वह नाम जो है कि नहीं, हेलेना है, ठीक ना। तो ये आपका जो है कि नहीं, ये है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में, यानी अंतिम समय में, अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था, बहुत सी प्रजा उसकी आंखों के सामने मर रही थी, उसको देखा नहीं जा सका, और अपने पुत्र पक्ष में गद्दी को छोड़ देता है, मगध की गद्दी को छोड़ देता है, और जैन मुनि भद्रबाम से जैन धर्म की दीक्षा लेकर वह श्रवणबेलागोला कर्नाटक चला जाता है, और वहीं पर तपस्या करते हुए, उपवास रहते हुए, सलेखना जिसको कहते हैं, जैन धर्म में, क्योंकि जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म में सलेखना और निषिद्धि शब्द का वर्णन है, और दोनों का अर्थ एक ही होता है। सलेखना का मतलब भी
वही होता है जो निषिद्धि का मतलब होता है, यानी उपवास रहते हुए शरीर से प्राण को बाहर निकाल देना ही जैन धर्म के अनुसार सलेखना या निषिद्धि है। तो श्रवण बेलागोला वो चले गए और वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर तपस्या करते हुए सलेखना निषिद्धि के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर से प्राण को त्याग कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसका भारत आज छोटा हो गया है, तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। अब देखिए, इसके दरबार में मेगास्थनीज भी आया था। ये पॉइंट शूट रहा था, उसको जान लीजिए। मेगास्थनीज यूनानी यात्री था और सेलूकस निकेटर का राजदूत था। उसने सर्वप्रथम आया कंधार, और कंधार में 6 महीनों तक रहा। जो उसकी रचना इंडिका है वो कंधार से शुरू किया, यानी कंधार में उस रचना को लिखना शुरू किया और पाटलिपुत्र दरबार में उसे पूर्ण किया। वह एक बहुत अच्छा स्रोत है मौर्य वंश का। उसमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वो वर्णन किया है। वो बताया है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन जो था 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। और महाजनपदों में एक महाजनपद सूरसेन महाजनपद का उल्लेख किया है। नदियों में यमुना नदी का वर्णन किया है और तोता में भारतीय पक्षियों में मात्र एक तोता पक्षी का प्रयोग यानी उल्लेख किया है उसने। ठीक ना? तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, फिर कल बिंदुसार अशोक पढ़ा जाएगा।